नमस्कार मित्रों, मैं डॉली और आप देख रहे हैं मालवांचल मित्र। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम बात करेंगे कामकाजी महिलाओं के उस महत्वपूर्ण योगदान की जो वे राष्ट्र निर्माण और बेहतर परिवार निर्माण में निभा रही है। आज की महिलाएं घर और कार्य क्षेत्र दोनों जगह अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा रही है। तो आइए इस एपिसोड में हम सब मिलकर इस प्रेरणादायक विषय को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। आज आप देख रहे हैं मालवांचल मित्र। आज का दिन केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं है, अपितु 8 मार्च है जो विश्व भर की महिलाओं के लचीलेपन, शक्ति और उपलब्धियों को सम्मानित करता है। महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं एक चर्चा के लिए, सौहार्दपूर्ण चर्चा जिसमें हम कामकाजी महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान और बेहतर परिवार निर्माण में क्या कर्तव्य है, इस पर एक चर्चा करेंगे। मैं देशना जैन, जो वर्तमान में अभ्युदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे माता पिता ने जीवन पर्यंत शिक्षा और समाज के क्षेत्र में कार्य किया। पिताश्री उदयलाल जी जारोली, जो उदय मुनि जी के रूप में जिन्होंने अपना जीवन बिताया अंतिम समय और मोक्ष को प्राप्त हुए। माता श्रीमती स्मृति रेखा जी जारोली, जिन्होंने शिक्षा और समाज के क्षेत्र में कई काम किए। मेरे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर माधुरी जी चौरसिया, जो ज्ञानोदय ग्रुप नीमच की संस्थापक हैं और वर्तमान में ज्ञानोदय यूनिवर्सिटी के रूप में आपने नीमच को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें आप चांसलर के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक संस्थाओं से जुड़कर अपना योगदान समाज सेवा को दे रही हैं। इसके साथ मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंजू जी जोशी, जो नीमच में वरिष्ठ बाल चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं और लगभग 35 वर्षों से आप चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। श्रीमती संगीता जी शर्मा, जो जिला केंद्रीय सरकारी बैंक में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जुड़कर सेवारत हैं। श्रीमती अनीता जी डबकरा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हैं। अपनी पहचान इन्होंने बनाई है। लगभग 35 वर्षों से फेमिना ब्यूटी केयर एवं स्पा में का संचालन कर रही हैं और वर्ल्ड कप और एशिया कप में प्रतिभागी रहकर सीनियर लेडी के रूप में अवार्ड से सम्मानित हुई। 8 मार्च वुमेन्स डे स्पेशल पैनल डिस्कशन। इसमें हम आज चर्चा करेंगे कामकाजी महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान और बेहतर परिवार निर्माण में कर्तव्य निर्वहन। इसके प्रथम चरण को हम शुरू करेंगे, जिसमें हम कामकाजी महिलाओं की भूमिका और वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। जिसका पहला प्रश्न होगा, आज के भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पिछले 10-20 वर्षों में महिलाओं की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है? क्या समाज अब कामकाजी महिलाओं को स्वीकार कर चुका है या अभी भी मानसिकता बदलने की जरूरत है? इसकी चर्चा शुरू करते हुए मैं मैडम से आग्रह करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी महिलाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले मालवांचल मित्र को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस मंच पर एकत्रित किया एवं अपने विचार रखने की स्वतंत्रता प्रदान की। जैसा कि कहा गया है कि आज भारत में कामकाजी महिलाओं की स्थिति को हम कैसे देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हमारे देश में प्रारंभ की यदि हम बात करते हैं तो महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं घरेलू कार्य करने में ही मशगूल रहती थी और धीरे धीरे जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय महिलाएं निश्चित रूप से आगे आईं और स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश के संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार प्रदान किया गया और उनसे ये अपेक्षा की गई कि वे
जो राष्ट्र निर्माण में अपनी आर्थिक भूमिका का निर्वहन भी करें। तो धीरे धीरे महिलाओं को शिक्षित किया गया, उन्हें दीक्षित किया गया, उनको प्रशिक्षित किया गया और वे निरंतर आगे बढ़ती रहीं। और आज स्थिति यह है कि महिलाएं 40 से 42% तक कार्य कर रही हैं और बहुत ही तेजी से आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। चाहे वो यदि हम बात करें तो कामकाज घर से निकलकर सिर्फ ऑफिस तक जाने तक ही सीमित नहीं है। यदि महिलाएं घर पर रहकर भी कार्य कर रही हैं, लघु उद्योग धंधे में कार्य कर रही हैं, यदि वो कृषि कार्य कर रही हैं, तो वो भी कामकाज के अंतर्गत ही आता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे देश में महिलाएं कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य कर रही हैं और पुरुषों से अधिक यूं कहें कि कार्य कर रही हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो कार्य करने के साथ में, कामकाज के साथ में घर के पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन कर रही हैं और दोहरी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि 10 से 12 वर्षों में महिलाओं की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और निरंतर वो बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और आर्थिक उत्पादन में उनका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि वो चाहे वो छोटे से छोटा क्षेत्र हो या बड़े से बड़ा क्षेत्र हो, आज हमारे देश की महिलाएं एरोप्लेन उड़ा रही हैं, वही हमारे देश की महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कार्य कर रही हैं, वही हमारे देश की महिलाएं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और टीचर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर और कुल मिलाकर बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं कार्य कर रही हैं और निरंतर आगे बढ़ रही हैं। इसी तरीके से हम यदि बात करते हैं सेना की, तो हमें बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है और हम ये बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लेते हुए कहते हैं कि वे आज महिलाएं जो है वो सेना में भी जा रही हैं, अपने देश की रक्षा कर रही हैं। इसी के साथ में महिलाएं जो है वो एरोप्लेन तक भी उड़ा रही हैं। यदि मैं आज हमारे नीमच की एक बच्ची की बात करें जो कि हमारे एक भाई जो कि चाय बेचने का बिजनेस करते हैं, उनकी बच्ची जो है वो एरोप्लेन उड़ा रही है, पायलट बनी है। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आज महिलाओं के बारे में ये कहना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं काफी उन्नति कर रही हैं और राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार हमारे सामने माधुरी जी मैडम ने साझा किए हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर अंजू से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। नमस्ते। जब मैं 1990 में डॉक्टर बनी और कामकाजी महिला बनी, तब महिलाओं के कार्य क्षेत्र बहुत सीमित थे। डॉक्टर बनना, नर्स बनना, टीचर बनना, बैंक में क्लर्क या कोई क्लरिकल जॉब या कैशियर बनना, कुछ महिलाएं इंजीनियर थी और राजनीति में तो बहुत ही कम थी। मगर आज सरकार की नीतियों और डिजिटल क्रांति की वजह से महिलाओं के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में खड़ी हैं। वह अपना स्टार्टअप सेट कर रही हैं, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, वो आईटी में है, वो एविएशन में है, वो आर्म्ड फोर्सेस में है, राजनीति में है, स्पेस एंड स्पोर्ट्स, हर चीज में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। 42% महिला वर्कफोर्स ये बताता है कि उनकी स्थिति में कितना सुधार हुआ है और यह सब कुछ हुआ है महिला सशक्तिकरण की वजह से। इस तरक्की में समाज का भी नजरिया बहुत बदला है, और तो पूर्णतः तो नहीं पर काफी हद तक समाज बदला है। मेरे समय में जब एक महिला काम करके घर आया करती थी तो उसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह परिवार और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभालें, मगर आज पुरुष और परिवार महिला के आर्थिक योगदान को समझ गए हैं एंड वे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। पूर्णतः तो नहीं, कुछ संघर्ष अभी बचा है, बट उसमें बहुत कमी आई है। शहरी क्षेत्रों में ये तरक्की ज्यादा हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से शिक्षित, प्रशिक्षित और कामकाजी महिलाओं का स्तर बहुत बेहतर हुआ है। महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं। डॉक्टर अंजू जी जोशी ने बहुत ही अच्छे विचार अपने व्यक्त किए हैं, जिसमें महिलाओं को समस्त क्षेत्र और सब चीजों को कवर करते हुए कि हमारी महिलाओं की जो परिवार में और पुरुषों के बीच में और समाज में जो मानसिकता में परिवर्तन हुआ है वो भी आपने उल्लेखनीय रूप से बताया है। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती संगीता जी शर्मा से आग्रह करूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू देशमा। सबसे पहले मालवांचल मित्र
आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें ये मंच प्रदान किया। और मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। आज की नारी आर्थिक सशक्तिकरण के साथ देश में पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। किसी क्षेत्र में आप महिलाओं को कम नहीं आंक सकते, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, सब क्षेत्रों में महिलाएं बराबर अपनी हिस्सेदारी दे रही हैं। और पिछले 10-20 वर्षों में महिलाओं की भूमिका में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले भी खाली अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि तक ही सीमित रहती थी। आज महिलाएं देश विदेश में सभी दूर अपने देश को जो आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है, खुद अपना महिला सशक्तिकरण करते हुए देश को भी एक बहुत अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर रही है। और जहां तक समाज का सवाल है, आज कामकाजी महिलाओं को स्वीकार कर रहा है समाज। और बिल्कुल जो पुरुष वर्ग है, पहले जो हमारा देश पुरुष प्रधान देश कहलाता था, आज महिलाओं ने अपनी पूरी 48 से 50% तक की भागीदारी कामकाज में दी है और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे विचार आपके हमने सुने। अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में श्रीमती अनीता जी डबकरा से निवेदन करूंगी कि वे अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार, मैं अनीता डबकरा, सौंदर्य विशेषज्ञ। आज इंटरनेशनल महिला दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं। आज मुझे मालवा अंचल मित्र ने यहाँ पर आमंत्रित किया है और बहुत ही अच्छा विषय चुना है कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए या बढ़ चुकी है, उसके लिए हमें डिस्कस के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो आज मैं सोचती हूँ कि आज से 35 साल पहले जब महिलाएं बहुत कम जॉब करती थी और घर के ही काम करती थी, तब क्या होता था कि परिवार में लोग बहुत ज्यादा थे और कमाने वाला एक ही व्यक्ति था। तो तब ऐसा लगता था कि यार मतलब महिलाओं को कई बार ऐसा फील होता था कि हमें भी कुछ करना चाहिए ताकि बच्चे हमारे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, हम सारी सुविधाएं उन्हें दिला सकें। तो अब और उस वक्त में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल मुद्दा हो गया है महिलाओं को के अंदर जो बदलाव आया है, उस बदलाव को अब काफी शिक्षित हो चुकी हैं महिलाएं और स्वतंत्र, जैसे शहरी और ग्रामीण महिलाओं में काफी अंतर है। शहरी महिलाएं काफी शिक्षित, स्वतंत्र और करियर को लेके काफी इंटरेस्टिंग रही हैं, पर ग्रामीण महिलाओं को अभी भी बहुत सारे हमें उनको देने की शिक्षा देने की जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र की अभी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हर फील्ड में आगे आए और ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें, उनको गवर्नमेंट उनको ज्यादा सुविधाएं दें ताकि वो भी कंधे से कंधा मिला के काम कर सकें। कामकाजी महिलाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग, इस पर हमारे पूरे पैनल ने अपने बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए। और इस राउंड को हम आगे बढ़ाते हुए द्वितीय चरण में हम प्रवेश करेंगे। द्वितीय चरण को आगे बढ़ाते हुए हम राष्ट्र निर्माण में योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र को कैसे प्रभावित करती है? क्या महिलाओं की आर्थिक भागीदारी जीडीपी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है? क्या निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए? इस चर्चा को करते हुए मैं सबसे पहले श्रीमती संगीता जी से कहूंगी कि वे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू देशना। जैसा कि मैं बैंकिंग फील्ड से आई हूँ, तो स्वाभाविक है आज जो महिलाएं हैं, बैंकों के द्वारा जो उनको विभिन्न योजनाओं के लोन मिलते हैं, उनकी सबकी जानकारी होती है और वो सारे लोन वगैरह जो है वो लेके और आर्थिक रूप से खुद भी सुदृढ़ हो रही है और अपने परिवार और राष्ट्र को एक अच्छी मजबूती प्रदान कर रही है। जहाँ तक जीडीपी का सवाल है, तो ये तो एक स्वाभाविक है, यदि महिला काम कर रही है पुरुष के साथ और यदि उसकी भागीदारी है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी उसमें महिलाओं का भी उतना ही योगदान रहेगा। अभी जीडीपी में 18% जो वृद्धि हुई है, उसमें जो महिलाओं का योगदान रहा है उसे हम
इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जहां तक निर्णय लेने वाली संस्थाओं की बात आती है तो उसमें महिलाओं की संख्या मेरे ख्याल से अधिक होनी ही चाहिए। वैसे बहुत सी महिलाएं हैं, जैसे सुधा मूर्ति जी हैं, निर्मला जी सीतारमण है, द्रौपदी मुर्मू जी है। हमारे देश की काफी महिलाएं हैं जो काफी उच्च पदों पर हैं और हमारे देश के विकास में अपनी बहुत अच्छी भागीदारी निभा रही है। धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान पर संगीता जी के विचार हमने सुने। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर माधुरी जी चौरसिया से आग्रह करूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन एवं राजनीति, इनकी भागीदारी राष्ट्र को निश्चित रूप से सशक्त बनाती है। यदि महिलाएं शिक्षित हैं तो वो अपने परिवार को शिक्षित करेंगी और जब परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा और जब समाज शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा और जब राष्ट्र शिक्षित होगा तो हमारी संपूर्ण वसुधा शिक्षित होगी। और निश्चित रूप से जब शिक्षित लोग इस समाज में, शिक्षित लोगों की वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से उसका असर सीधा हमारे राष्ट्र निर्माण पर पड़ेगा। इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अच्छा शिक्षित महिला अपने परिवार को भी खुशहाल स्थिति में लाकर खड़ा कर सकती है और यदि परिवार सुखी है, संपन्न है, तो निश्चित रूप से उसकी उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी और हमारा देश विकसित होगा। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो यदि महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ होगा, इसी तरह से संपूर्ण समाज स्वस्थ होगा। और यदि हम बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो हमारे उत्पादन क्षमता का विकास होगा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही बहुत अपने कार्य में निपुण हो सकता है। तो यदि स्वास्थ्य के ध्यान रखने के साथ में एक तरह से देखा जाए तो हम राष्ट्र के निर्माण में अपनी सीधी सीधी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं यदि महिलाएं कुशल प्रशासक हैं तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि महिलाओं के अंदर ईश्वर ने कुछ ऐसे गुणों का समावेश किया है जिससे वे एक संवेदनशील हृदय की महिला बन जाती है। और जो संवेदनशील हृदय है वो हर प्रकार की परेशानियां, सुख दुख सभी विषयों पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसके पश्चात जो है अपने प्रशासनिक निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय में कहीं ना कहीं कोमलता छुपी होती है और वही कोमलता जो है वो उनसे, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको प्रभावित करती है। और जब वातावरण स्वस्थ होता है तो निश्चित रूप से उसका जो है फल भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। यदि हम बात करते हैं राजनीति की तो हमारे देश में बहुत ही, हमारे देश की खुशी की बात है कि हमारे देश में पंचायतों में 50%, नगर निगम और नगर पालिकाओं में 50% आरक्षण है, जिसमें महिलाएं 50% पंच है, पार्षद है, नगर निगम की पार्षद हैं और वे अपने समाज की, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने बड़े जो बहुत महानगर हैं उनकी जो है संचालन करने में, उनकी विकास करने में, उनके लिए जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं विधानसभा और लोकसभा की तो उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। ये बात है, जरूरी नहीं है कि राजनीतिक दल 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर रहे हों, लेकिन फिर भी यदि हम बात करते हैं महिलाएं संसद और विधानसभा में भी अपने उच्च पदों पर आसीन होकर बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा कर रही हैं और महिलाओं के अधिकारों की वकालत कर रही हैं, बाल अधिकारों की वकालत कर रही हैं। इस समय मैं कई हमारे देश की प्रख्यात महिलाएं जो कि हमारे नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है, उनका नाम लेकर बड़े ही सम्मान से उनके प्रति आदर व्यक्त करना चाहूंगी। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में इंदिरा गांधी जी प्रथम प्रधानमंत्री बनी, सरोजिनी नायडू जी बनी। इसी के साथ आज हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदया की, जो एक आदिवासी अंचल से आकर इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और राजनीति सभी में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। धन्यवाद। माधुरी जी के विचार हमने सुने जो कि बहुत ही अच्छे और दिलचस्प हैं। साथ ही अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए
हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर अंजू से बात करेंगे। वे इस राष्ट्र निर्माण में योगदान विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। मुझे जो कुछ बहुत कहना था, बहुत सारी चीजें माधुरी मैडम ने कही हैं, पर मैं उनको थोड़े अलग तरह से कहती हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और राजनीति 4 अलग विषय हैं। शिक्षा में महिलाएं, एक शिक्षित महिला अर्थव्यवस्था को बढ़ाती हैं, किस तरह से तो कंट्रीब्यूट करती ही हैं। एक शिक्षित महिला परिवार को, समाज को, राष्ट्र को शिक्षित करती है, ये भी मैडम ने बताया। पर एक महिला खुद एक शिक्षक हो सकती है, एक प्रोफेसर हो सकती है और आने वाली पीढ़ी को वो सशक्त बनाती है। इस तरह से भी वो अपना योगदान दे सकती है। वैसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला एक डॉक्टर हो सकती है, एक नर्स हो सकती है, एक आंगनवाड़ी वर्कर हो सकती है, एक आशा कार्यकर्ता हो सकती है और इस तरह से भी वह समाज के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। और जैसे कहा, एक स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार का निर्माण करती है। वो उसके खान पान का, पोषक खान पान का, उनके टीकाकरण का, बड़ों के बीमारियों का ध्यान रखती है और अपने वित्तीय मदद से उनका इलाज करने में भी सक्षम होती है। प्रशासन, ऐसा माना जाता है कि पुरुषों द्वारा किया गया प्रशासन में रूखापन होता है। महिलाएं संविधान के ही दायरे में रहते हुए अपने स्त्रियोचित गुणों की वजह से और अब सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति, सबकी सुनने की वजह से और उनमें अहम की मात्रा कम होने की वजह से हर वर्ग की समस्याएं को समझती हैं, सुनती हैं और अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और नए पर्सपेक्टिव से उनका समाधान करने की कोशिश करती हैं। और इस तरह से वो गुड गवर्नेंस देती है जो संवेदनशील होती है। एक महिला प्रशासक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और एक महिला प्रशासक जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी बहुत कुछ योगदान दे सकती है। उसी तरह राजनीति, एक राजनीति में भी महिला में यही होता है। वह एक स्त्री होने के नाते संवेदनशील होती है। एक राजनीतिक महिला में ये शक्ति होती है कि वह पॉलिसी बना सकती है। वह सब वर्ग की बातें सुनकर जेंडर इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के लिए संवेदनशील पॉलिसी बना सकती है जो समाज के उत्थान में बहुत ही कारगर है। महिलाओं का आर्थिक भागीदारी जीडीपी बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ाता है। अगर 42% लेबर फोर्स महिलाएं हैं तो वो अपना आर्थिक योगदान देके जीडीपी को बढ़ाती हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर हर शिक्षित महिला कामकाजी बन जाए तो अपने देश की जीडीपी कई गुना बढ़ जाए। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत एक महिला परिवार को की आर्थिक स्थिति को सुधारती है, उसकी आय को बढ़ाकर वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ाती है। वहाँ के लोकल क्षेत्र के सामान खरीदना, चाहे वो ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब्जियां हो, उन सबको करके लोकल अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है। उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर वह समुदाय के लोगों को रोजगार देती है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और वो अपने आय का काफी हिस्सा वहीं के समुदायों में, शिक्षा में, हेल्थ केयर में, पोषण में स्पेंड करती हैं जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लोकल अर्थव्यवस्था बढ़ने से देश की जीडीपी तो डेफिनेटली ही बढ़ेगी। और जहां तक कि सवाल है, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिला की संख्या बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ये डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को मजबूत करती है। एक गवर्नमेंट बाय द पीपल है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल में महिलाएं एक बहुत बड़े परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड निर्णय लेने वाली संस्थाएं जैसे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, नीति आयोग, नगर निगम, इन सब में अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो वह अपने मात्रोचित गुणों की वजह से संवेदनशील निर्णय, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगी जो समाज के हर समुदाय पर असर डालेंगी और वो प्रोग्रेसिव भी होंगी। धन्यवाद। हमारी मैडम डॉक्टर अंजू जी जोशी ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो बहुत ही सुंदर और व्यापक हैं। अगर इनका पालन प्रॉपर होगा तो हमारे देश बहुत अधिक तरक्की करेगा। इसी चर्चा को बढ़ाते हुए इसी क्रम में श्रीमती अनीता जी से निवेदन कि वे अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्र को कैसे प्रभावित करती है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रभावित करती है राष्ट्र को, क्योंकि आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज
और राजनीति में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि शिक्षा आजकल परिवार बच्चियों को, बेटियों को बहुत शिक्षा में करियर अच्छा डेवलप कर रही है, उनको अच्छी शिक्षा देके उनको आगे बढ़ा रही है। तो ये मैं कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी, 50% महिलाएं बिल्कुल शिक्षित हो चुकी, पर शहरों में ये शिक्षित में मतलब शिक्षा काफी आगे बढ़ी, पर ग्रामीण में महिलाएं शिक्षित अभी भी नहीं है, ये मैं कहूंगी। क्योंकि अभी सरकार ने, प्रशासन ने जो नीति अपनाई है कि जो बच्चियां कभी जैसे किसी कारणवश पढ़ाई में रुक जाती हैं, तो सरस्वती योजना उन्होंने एक लागू की है, और शिक्षा के क्षेत्र में कई चीजें ऐसी बताई गई है प्रशासन ने, जो कैसे भी तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाए और महिलाओं को शिक्षित किया जाए। अगर वो शिक्षित होंगी तो परिवार को अच्छे से रख पाएंगी, स्वास्थ्य और हमारा जो परिवार है वो अच्छे से चल पाएगा। स्वास्थ्य से लेके आजकल जो प्रशासन ने आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी, ये सब जो चीजें सरकार ने जो ये सारी योजनाएं चला रखी है, उससे काफी ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ है। काफी वो चीज शिक्षित हुई है, स्वच्छता के लिए, जैसे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने टीकाकरण, जैसे मैडम ने बताया टीकाकरण का, दूसरा मातृत्व के लिए, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके लिए, अवेयरनेस के लिए, और काफी जो बीमारियां होती है उसकी अवेयरनेस के लिए, जो महिलाओं में जो बीमारियां होती है उसके अवेयरनेस के लिए काफी प्रशासन ने योजनाएं बना रखी है। और जब परिवार स्वस्थ होगा तो महिलाएं और जो भी मेंबर्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे और कमाएंगे, और जब ये सब चीज सब अच्छे से कमाएंगे तो हमारा राष्ट्र संपन्न होगा, अच्छा होगा। और जो जीडीपी की बात अगर मैं कहूँ तो पूरा अगर घर में जितनी या देश में या राष्ट्र में जितनी महिला अच्छा काम करेगी, अच्छा कमाएगी, तो डेफिनेटली जीडीपी राष्ट्र का बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। समाज में जितनी भी महिलाएं हैं वो अगर कंधे से कंधा मिला के चलती है जेंट्स के या परिवार के, तो वो परिवार खुशहाल होगा। और दूसरा, निर्णय लेने की संस्था, जो महिलाएं जो निर्णय बहुत अच्छा लेती है, हमें परिवार में भी अगर जो कोई बात होती है तो महिलाओं से ही पूछा जाता है और उनका निर्णय ही सर्वमान्य माना जाता है। तो हर फील्ड में, अगर जैसे मैडम ने बताया कि प्रशासन में या जुडिशरी में, जैसे और भी कई संस्थाओं में अगर महिलाओं को निर्णय के लिए रखा जाए तो बहुत ही अच्छा निर्णय करेगी महिलाएं और राष्ट्र को समृद्ध बनाएंगी। राष्ट्र निर्माण में कामकाजी महिलाओं के समाप्त करते हैं और तृतीय चरण की ओर बढ़ते हुए थर्ड राउंड में हम प्रवेश करेंगे। चर्चा को हम शुरू करेंगे परिवार बनाम करियर और संतुलन की बहस। करियर और परिवार की दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए महिलाएं किन चुनौतियों का सामना करती हैं और समाज और परिवार उनको कैसे बेहतर बना सकता है, इस पर चर्चा करते हुए आज के हम प्रमुख प्रश्नों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं मैं। क्या कामकाजी महिला बेहतर रोल मॉडल साबित होती है? क्या करियर की वजह से परिवार और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या केवल यह एक मिथक है? क्या घर की जिम्मेदारियां साझा होनी चाहिए? क्या पुरुषों की भागीदारी के बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा है? तो यह एक ऐसी चर्चा है जिसमें हम सभी अपना योगदान देंगे और इस चर्चा को मैं श्रीमती अंजू जी जोशी से प्रारंभ करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू। कामकाजी महिला मेरी नजर में बेहतर रोल मॉडल है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे क्लिनिक में कई बार महिलाएं आती हैं और वो कहती हैं कि मैडम, मेरी बच्ची घर जाके आप ही की तरह करती है, आप ही की तरह बोलती है। वो कहती है कि मैं अंजू जोशी बनना चाहती हूँ, मैं बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं आपकी जैसा हेयर स्टाइल रखना चाहती हूँ। इसका अर्थ है हम कामकाजी महिलाएं अपने बोलचाल से, अपने बातों से समाज के लोगों को प्रभावित करते हैं, तो ये एक रोल मॉडल ही हुआ।
और घर परिवार में एक कामकाजी महिला जो वर्क लाइफ बैलेंस बनाती है, वह अपने घर के बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल बनती है। अपनी माँ को काम करते देख घर की बेटी उसकी तरह आर्थिक स्वावलंबी होना, शिक्षित होने का गुण लेती है और उसके परिवार के बेटे उसे देखकर परिवार की भागीदारी संभालने के लिए प्रेरित होते हैं, रसोई घर की भागीदारी संभालने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरह से महिला घर और समाज दोनों के लिए ही एक रोल मॉडल है। करियर की वजह से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि करियर से घर पर प्रभाव स्त्री और उसके परिवार के आपस के सामंजस्य पर निर्भर होता है। अगर एक स्त्री जो अपने काम के लिए पैशनेट है, वह वर्क लाइफ बैलेंस बनाती है, वह अपना टाइम मैनेजमेंट करती है, एक डिसिप्लिन बनाती है और दोनों रोल मातृत्व का और एक व्यवसायी महिला का पूरा करती है, तो वो ये चीजों को आराम से बैलेंस कर सकती है। अगर एक कामकाजी महिला रात को घर आए और उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस का स्माइल हो, तो वो एक सकारात्मक इन्फ्लुएंस परिवार को देगी। उसके बच्चों को भले कम समय दे पर क्वालिटी टाइम देगी। अपने को जितना समय मिलता है उसमें वो परिवार की जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाएंगी और ऐसे में सकारात्मक इन्फ्लुएंस होता है। मगर अगर एक कामकाजी महिला थकी हारी निराशा के साथ कार्यस्थल का भार लेकर आती है, तो वो अपने परिवार पे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालती है। वह अपने बच्चों को कोई अच्छी सीख नहीं दे पाती और उसमें सकारात्मक और नकारात्मक इन्फ्लुएंस के लिए एक परिवार का भी रोल है। अगर पति और परिवार के लोग जब महिला घर आए तो उसे वो खुशी दें कि उस पर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है और भागीदारी निभाते हैं, तो वो एक सकारात्मक प्रभाव है। वैसे अगर एक महिला आए और उसे पता चले कि उसे घर आके अपनी पूरी परिवार की और बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, तो वो उसको निराशा का कारण बनती है और नकारात्मक इन्फ्लुएंस होता है, वो उसके ऊपर एक भार की तरह होता है जिससे वो बर्न आउट हो जाती है। इसलिए परिवार के सामंजस्य पर ही ये इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है कि सकारात्मक है या नकारात्मक। घर की जिम्मेदारियां साझी होनी चाहिए तो बिल्कुल साझी होनी चाहिए। अगर एक महिला आर्थिक भागीदारी निभाकर आर्थिक दृष्टि से साझेदारी निभाती है, तो एक पति को भी पारिवारिक भागीदारी निभा के अपना कार्य पूरा करना चाहिए। महिला और पुरुष पारिवारिक रथ के दो पहिए, अगर वह सामंजस्य से चलेंगे तो ही परिवार रूपी रथ सुचारू रूप से चलेगा। अगर पति और परिवार वाले महिला की पारिवारिक जिम्मेदारियों में भागीदारी निभाते हैं, और ये भागीदारी सिर्फ मदद नहीं होनी चाहिए, भागीदारी शेयरिंग होती, वह घर की, बच्चों की और बाकी जिम्मेदारी पूरी तरह से लें, तभी ही महिला अपना पूर्ण पोटेंशियल अचीव करके जो आर्थिक योगदान वह समाज, देश और अपने परिवार की तरक्की के लिए देना चाहिए वो अचीव कर पाएगी। क्या पुरुष की भागीदारी के बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा है? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। महिला सशक्तिकरण पुरुष की भागीदारी के बिना भी अचीव किया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेली हैं दुर्भाग्यवश, पर उन्होंने भी समाज में अपना स्थान बनाया है। पर अगर महिला एक परिवार में है तो पुरुष के प्रोत्साहन, पुरुष की पारिवारिक भागीदारी से महिला को सशक्तिकरण मिलता है। और अगर महिला ने मान लो अचानक बिना सोचे कोई डिसीजन ले लिया जो मुश्किल है, तो अगर उसका पति उस डिसीजन में उस सहमति दे और उस निर्णय को पूरा करने में उसकी पूरी मदद करे, यही उसको सशक्त करता है। और पुरुषों का सहयोग सिर्फ घर पे ही नहीं, कार्य क्षेत्र में भी अगर पुरुष महिला का सपोर्ट करें, उसके टैलेंट को पहचानें, सीनियर पदों पर बैठे पुरुष अगर महिला को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क दें, उसको कार्य स्थान पर सुरक्षा दें, तो यह भी महिलाओं को सशक्त करता है। थैंक यू। को आगे बढ़ाते हुए मैं माधुरी जी से निवेदन करूंगी वे अपने विचार व्यक्त करें और सभी को प्रोत्साहित करें कि वे महिला सशक्तिकरण और संतुलन की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद देशना जी। परिवार बनाम करियर,
और संतुलन, इस विषय पर यदि हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या काम एक कामकाजी महिला रोल मॉडल है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक महिला अनेक भूमिकाओं में अपना निर्वहन कर रही है। वो घर परिवार संभाल रही है, वो अपना बिजनेस देख रही है, वो अपने कार्य क्षेत्र में जाकर बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रही है। वहीं वो सोशल लाइफ को भी बहुत अच्छे तरीके से जी रही है। पहले हम देखते थे कि घर परिवार के अलावा, अपने कामकाज के अलावा महिलाएं जो है वो अपने लिए नहीं जीती थी, अपने लिए, मनोरंजन के लिए या अपनी खुशी के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि महिलाएं सब कुछ बैलेंस कर लेती हैं। वे समय प्रबंधन को बैलेंस करती हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बैलेंस करती हैं, परिवार और काम के बीच में संतुलन बिठाती हैं, और साथ में अपनी खुशी के लिए हम देख रहे हैं महिलाएं जो है वो अभी उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी फाग महोत्सव चल रहे हैं, बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, घर का काम भी करती हैं, पूरा अपना ऑफिस का काम भी करती है। हमारी संगीता जी को देखिए, हम इनसे बड़ा कौन रोल मॉडल हो सकता है कि वो अपने बैंक भी देख लेती है, अपना परिवार भी देख लेती है, उसके बाद इतनी सारी संस्थाओं से जुड़कर लोगों में खुशियां भी बांटती हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं जो है वो अनेक भूमिकाओं में को बहुत संतुलित ढंग से पूरी करके आगे बढ़ती हैं। और हम सोचें कि परिवार, करियर की वजह से परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा अधिकांश परिवारों में नहीं होता है, लेकिन अपवाद तो हर जगह मिलते हैं। अपवाद की बात करें तो कुछ परिवारों में जरूर ऐसा होता है कि महिला जो है वो अपनी ही गलती से या अपने ही विचारों की शुद्धता के कारण वो परिवार को समेट कर नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ परिवारों में ये बात हो सकती है, लेकिन अधिकांश परिवारों में इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। एक कामकाजी महिला अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व के निर्माण से और अपने समय प्रबंधन से, अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन से परिवार में भी खुशियां बिखेरती है, उससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। और घर की जिम्मेदारियां तो निश्चित रूप से साझा होनी चाहिए, क्योंकि जब एक पत्नी आर्थिक उपार्जन में अपने परिवार में सहयोग प्रदान कर रही है तो निश्चित रूप से उसकी यह अपेक्षा होती है कि उसके परिवार के लोग भी उसकी जिम्मेदारियों को साझा करें। और जब ऐसा होता है कि जब कितना अच्छा दृश्य होता है जब एक पति अपनी पत्नी को चाय बनाकर पिलाता है और पत्नी जब चाय पीती है और मधुर मुस्कान के साथ में अपने परिवार के सारे कामों को बहुत हंसी खुशी से कर देती है। इसी प्रकार से यदि उसके परिवार में उसकी माता जी यानी उनकी सासू जी हैं, यदि वे भी उसे सहयोग प्रदान करती हैं और खुशी खुशी उसे घर से विदा करती हैं, और जब वो घर से वापस आती है तो खुशी खुशी उसको स्वीकार करती हैं, तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जिम्मेदारियों को साझा करना ही चाहिए। और रहा सवाल पुरुषों की जिम्मेदारी का, तो जो घर होता है वो कोई ईंट गारे का बना हुआ एक महल नहीं होता, या ईंट गारे की बनी हुई एक बिल्डिंग या इमारत नहीं होती, वरन घर परिवार वालों से बनता है। जो परिवार के लोग होते हैं वो घर को निर्मित करते हैं, और यदि वे आपस में सामंजस्य बिठाकर रखते हैं तो निश्चित रूप से घर बनता है। और जो पुरुष हैं यदि वे अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे बढ़ती हैं। यदि वैसे मुझे अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों आज मुझे ऐसा लगा कि 2 शब्द मैं अपने बारे में बोलूं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर पास थी और आज मैंने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है। तो इसमें मेरे परिवार का और मेरे पति का बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। और मुझे मतलब एक शौक था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, तो छोटे छोटे गांव हमारे घर के आसपास के बच्चों को लेकर मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला। और आज परिवार के सभी लोगों का सहयोग रहा, मेरे पति का सहयोग रहा और बाद में मेरे बेटे का सहयोग रहा, बहू है, बेटी है, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे सहयोग प्रदान किया, ससुराल के लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया, तभी जो है वो आगे बढ़ पाए। तो ऐसा सभी महिलाओं के साथ होता है कि जो लोग जिनको परिवार का सहयोग मिलता है
पुरुष का सहयोग मिलता है तो वे निश्चित रूप से आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि यदि कोई महिला अकेली है और वो आगे बढ़ना चाह रही है और यदि वो अपनी इच्छा से बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को करके आगे बढ़ रही है तो वो भी आगे बढ़ सकती है। इतना कह के इस विषय पे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। बहुत ही बढ़िया विचार हमने सुने और माधुरी मैडम की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि परिवार के सहयोग से ही आज हम परिवार के बाहर निकलकर अपना काम कर रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। क्योंकि मैं खुद एक संयुक्त परिवार में रह रही हूँ जिसमें हम 10 से 12 लोगों का परिवार है और जिसमें हम महिलाएं केवल 2 हैं। तो अगर हमारे परिवार का सहयोग नहीं होता तो आज मेरा घर से बाहर निकलना भी संभव नहीं होता। तो अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अनीता जी से कहूंगी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू रेशमा जी। आपने माधुरी मैम ने जो बताया उसके लिए मैं भी ये बताना चाहूंगी कि मेरी भी एक कहानी है। घूंघट वाली बहू पेरिस तक लेके गई अपने उसको हुनर को। तो ये मेरी भी एक कहानी है। और जैसा कि क्या कामकाजी महिलाएं बेहतर रोल मॉडल साबित होती है, तो जी हाँ, जबरदस्त रोल मॉडल होती है कामकाजी महिलाएं। एक परिवार में, एक समाज में, राष्ट्र में, सभी जगह एक कामकाजी महिला अपना रोल मॉडल अदा करती है। अब कहने का ये है कि क्या कैरियर की वजह से परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या यह केवल एक मिथक है? ये केवल एक मिथक है। अगर कैरियर जैसा आप अपना बनाना चाहती हैं तो उसमें सभी का सहयोग बहुत जरूरी रहता है। और सहयोग से ज्यादा बढ़ के कि आप में वो हुनर, वो काबिलियत होनी चाहिए ताकि आप, अगर समाज या परिवार आपको कहता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो उसको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए कि आप उससे लड़के आप आगे अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 35 साल पहले मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा अपना नाम हो, या मैं अपने परिवार को कुछ कमा के दे सकूं या अपना परिवार को अच्छे से हेल्दी बना सकूं। तो उसके लिए मैंने भी आज से 35 साल पहले एक लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई मतलब कि अपने आप से, परिवार से, क्योंकि जो मैं काम करती हूँ आज से 35 साल पहले काफी ऐसा माना जाता था कि भाई ये तो एक नाई ही करते हैं काम। पर मैंने ये साबित कर दिया कि नहीं, अगर आपके साथ हुनर है, आपके पास हुनर है, तो आप भी ये काम कर सकते हो और समाज को दिखा सकते हो कि नहीं हम भी ये कर सकते हैं। ये कोई एक समाज या एक जाति उससे नहीं जोड़ा गया है। मेरा ये कहना है कि अगर आप जैसे चाहते हैं कि कुछ कहते हैं कि अगर मान लो तो जीते और ठान लो तो जीते, मान लो तो हारे। अगर आपने मान लिया कि भाई मेरे को ये काम करना है या मुझे आगे बढ़ना है इस काम में, तो आप मानेंगे डेफिनेटली आपकी जीत होगी। और आप मान लो कि नहीं मुझे ये क्या यार, मैं तो ये काम नहीं कर सकती, कौन मेरा सहयोग करेगा, या आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप हार जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। परिवार से आपका सहयोग मिलेगा तो आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो इसी तरीके से जब मैं अपना कुछ हुनर सीख रही थी, तो मैंने भी अपने हस्बैंड से ये बोला कि भाई मुझे ये सीखना है। तो उन्होंने ये बात कही कि हाँ डेफिनेटली उनका सहयोग रहा, पर थोड़ा सा जैसे लॉज वगैरह कहने लगे कि नहीं नहीं ये तो अच्छा काम नहीं है। पर मेरे हस्बैंड ने इतना सहयोग दिया, तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला पा रही हूँ, बहुत अच्छा उनको वातावरण दे रही हूँ। और दूसरा जैसे कहने का है कि क्या घर की जिम्मेदारियां साझा होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति कमाता रहेगा तो आप घर के सारे परिवार को इतनी सुविधा नहीं दे पाएंगे। ये मेरा सोचना है। आजकल तो महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, पर मेरा ये सोचना है कि अगर महिलाएं भी आगे अपना काम करेगी, हुनर सीख के कुछ काम करेगी, तो परिवार को बहुत कुछ आप दे सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। साझेदारी ये है कि अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अपने मिल के काम करेंगे, तो बच्चे जब देखेंगे कि मेरे माँ बाप भी
दिन भर लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वो असर बच्चों पर ही पड़ेगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे कि वो भी आत्मनिर्भर बनेंगे और अपना आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मैं जब मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चे भी मेहनत करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जिम्मेदारियां साझा होनी चाहिए। अगर आप आपस में मिलकर अगर काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कि क्या पुरुषों की भागीदारी के बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा है? डेफिनेटली अधूरा है। अगर पुरुष हमारे साथ नहीं चलेंगे तो घर में संवाद होगा, तनाव होगा, संतुलन, जीवन का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण जरूरी है। अगर आप ये सब साथ में लेके चलेंगे तो महिला सशक्तिकरण डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। और जो भी जैसे कि बताया कि जब संवाद, अगर जैसे आपके विचार नहीं मिलेंगे तो आपके घर में तनाव होगा, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, झगड़ा होगा, तो वो परिवार का जो जीवन संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हस्बैंड का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड साथ चलेंगे और महिलाओं का जैसे बहुत हर उसमें मुझे सारी, मैं अपने लिए बोल रही हूँ, पर ये है कि अगर वो मेरी हर राय को मानेंगे और मुझे हर चीज जो मुझे चाहिए वो जैसे कि कैरियर से रिलेटेड है, अगर मैं कुछ जैसे कि एग्जाम देना चाहती हूँ या किसी चीज में भागीदारी चाहती हूँ, तो अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो मैं वो चीज डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि परिवार को लेके चलना एक महिला को बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को करना, पढ़ाना, बच्चों को मैनेज करना, तो ये सही है कि आप पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है। परिवार और करियर में संतुलन के लिए अनीता जी ने अपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, और अब मैं संगीता जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी अपने विचार व्यक्त करें। और क्या वे मानते हैं कि पुरुषों की भागीदारी के बिना महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती या आगे नहीं बढ़ सकती? जैसा कि आप लोगों ने बोला, महिला एक रोल मॉडल हो सकती है, तो हाँ, मैं आप सबके साथ सहमत हूँ। महिला बिल्कुल रोल मॉडल हो सकती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो स्वाभाविक है कि नारी को कितना उच्च स्थान हमारे पुराणों में भी दिया हुआ है। जहाँ तक रोल मॉडल का सवाल है, आज कितनी महिलाएं देश में कितने विभिन्न क्षेत्रों में इतना अच्छा कार्य कर रही और एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश को, समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दे रही हैं। जो कैरियर की वजह से परिवार में जो नकारात्मक प्रभाव है, तो मैं ये कहना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल एक मिथक है। किसी की भी कैरियर की वजह से किसी भी परिवार में कोई भी नकारात्मकता नहीं आती है। यदि महिला पढ़ी लिखी है, किसी अच्छे जॉब में है, तो स्वाभाविक है उस परिवार को वो बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट देती है। और महिलाएं परिवार को सशक्त बनाती है, आर्थिक स्थिति परिवार की मजबूत करती हैं, और महिलाएं बिल्कुल पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं। किसी भी मामले में महिलाएं पुरुष से पीछे नहीं हैं। अब जहाँ तक घर की जिम्मेदारी साझा करने का सवाल है, तो स्वाभाविक है कि महिला यदि काम कर रही है तो पुरुषों को उनका सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि यदि वो आर्थिक रूप से आपके परिवार को सुदृढ़ कर रही है तो आपका भी परिवार के प्रति यह कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने परिवार पे समय दें, महिलाओं के काम में हाथ बटाएं। घर का काम करने से कोई छोटा भी नहीं हो जाता है, और अपने घर का काम कर रहे हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि परिवार का जो घर का जिम्मेदारी है उसमें महिला पुरुष दोनों की बराबर साझेदारी होनी चाहिए। अब जहाँ तक है कि पुरुष की भागीदारी के बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा है, तो मेरा मानना यह है कि अधूरा है। हम वो भारत की नारी हैं, हम उन्हीं संस्कारों पे चलती है, हमें पुरुष से आगे नहीं जाना है। या तो हमें पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना है या उनके साथ ही रहना है। जहाँ तक मेरा ये विचार है कि पुरुष यदि आपको सहयोग नहीं करें तो आपका सशक्तिकरण इतना अच्छे तरह से अपना पूर्ण रूप नहीं ले पाएगा। आज आप कहीं भी जॉब करने जा रहे हैं या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो परिवार का, घर का और पुरुषों का सहयोग बहुत जरूरी है। धन्यवाद देशा। कामकाजी महिलाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान और बेहतर परिवार निर्माण में उनका सहयोग, इस परिचर्चा को करते हुए हमने लगभग 3 चरण पूरे किए हैं।
और अगले चरण में हम बढ़ते हैं जिसमें हम महिलाओं की चुनौतियां और उसके समाधान विषय पर चर्चा करेंगे, जो एक सौहार्दपूर्ण चर्चा के रूप में हम करेंगे और सभी अपने विचार साझा रूप से साथ बताएंगे। जिसमें पहला हमारा प्रश्न है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या है और मातृत्व और करियर के बीच संतुलन पर आपकी राय क्या है। तो माधुरी मैडम से हम शुरू करते हैं और हम सभी इसको साथ में ज्वाइन करेंगे कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं की चुनौतियां और समाधान किस प्रकार होने चाहिए। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, महिलाओं को दुर्बल ही माना गया है और आज भी हम यूं कहें तो शारीरिक क्षमताओं में पुरुष महिलाओं से कुछ अधिक शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं। लेकिन बावजूद उसके महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चुनौतियों को स्वीकार कर रही हैं। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की चुनौतियां का उनको सामना करना पड़ता है। हम जैसे बात करते हैं तो हालांकि हमारे देश में तो संविधान में तो ये कहा गया है कि महिला पुरुष बराबर है, लेकिन जब हम कार्य क्षेत्र में बात करते हैं तो महिला और पुरुष को बराबरी की संज्ञा नहीं दी जाती। महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, महिलाओं के पर विश्वास कम किया जाता है कि वे काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगी। इसी के साथ में महिलाओं के जो वेतनमान है उसमें उनका परिवर्तन दिया जाता है। उनको पुरुषों को अधिक वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। इसी के साथ हम देखें कि जहां मजदूरी की बात है, ग्रामीण क्षेत्र की बात है, तो वहां पे भी महिलाओं को कम वेतन प्राप्त होता है। और आज जो हम देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी जो महिलाओं के साथ जो परेशानी है वो है उनका हैरेसमेंट, यानी कि उनका यौन शोषण होना। उन्हें उनके जो अधीनस्थ महिलाएं हैं उनके प्रति अच्छे विचारों का ना होना, उनके कार्य क्षेत्र में उनके साथ अश्लीलता का व्यवहार होना, उनके कार्य क्षेत्र में उनके साथ उनके शारीरिक अंगों को अनावश्यक रूप से छूना, इस तरह के बहुत ही मतलब अभद्र कार्य व्यवहार उनके साथ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो अपनी बात रखने जाती है तो शर्म के कारण अपनी बात नहीं रख पाती है, उसे छुपाती रहती है, और उस घुटन के अंदर जीती रहती है। और यदि कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि वो अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दे तो उन पर विश्वास नहीं किया जाता है, उन पर ताने कसे जाते हैं कि ये महिला ही ऐसी होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे बिंदु हैं जो कि महिलाओं को परेशानी में डालते हैं। और एक मैं आपको ये भी बताऊंगी कि महिलाओं की पदोन्नति में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती है। जब भी अवसर आता है पदोन्नति का तो किसी न किसी कारण से उनको पीछे धकेल दिया जाता है और पुरुषों को आगे कर दिया जाता है। और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि प्रतिभाशाली महिलाएं जो होती हैं वो पीछे रह जाती हैं। और क्षमा चाहती हूँ, आज मैं महिला दिवस के अवसर पर मेरी कुछ बहनों के लिए मैं आपत्ति भी लेना चाहूंगी, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार का आचरण करती हैं कि वे आगे बढ़ जाती हैं और प्रतिभाशाली महिलाएं पीछे रह जाती हैं। तो इस प्रकार की अनेक चुनौतियां हैं जिनको कि हमें मतलब महिलाओं को उसके लिए अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। सबसे पहले महिलाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनना पड़ेगा। जैसे वो अभी हम देख रहे हैं, पहले जूडो कराटे नहीं सीखती थी, लेकिन आज जूडो कराटे सीख रही है, योगा कर रही है, प्राणायाम कर रही है महिलाएं, तो निश्चित रूप से उनके अंदर शक्ति जो है वो भरपूर उत्पन्न हो रही है। इसी तरीके से जो महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगे पुरुषों के खिलाफ, यदि पुरुष उनके साथ उनका शारीरिक शोषण करना चाहते हैं तो वो तुरंत आवाज उठाएं, मन में बिल्कुल ना दबाएं और किसी ना किसी तरीके से अपनी बात को चार लोगों के बीच में रख। आपने बिल्कुल सही कहा। कार्य क्षेत्र पे जब पुरुष निर्णायक स्थान पे होते हैं तो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, वो महिलाओं की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अपनी सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं जिसे हम पॉश एक्ट 2013 कहते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें जो भी संस्था में 10 से ज्यादा
महिलाएं कार्यरत हैं उनमें एक इंटरनल कमिटी बनेगी, उसकी हेड एक महिला होगी, उसमें कम से कम 50% महिला मेंबर्स रहेंगी जो उसकी सुनेंगी। और इस एसएच का एक ई पोर्टल भी बनाया ताकि बिना किसी संकोच के कोई भी प्रताड़ित महिला वो ई पोर्टल पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर दे। इसका डायरेक्ट नंबर जनरेट होता है ताकि पता चले कि उसकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची और उसका कोई रिड्रेसल हुआ कि नहीं। और जिन कार्य क्षेत्र में 10 से कम महिला मेंबर्स हैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स जो एक महिला रहेगी वो उसकी सुनवाई करती है और उसको वो समाधान प्राप्त दिलवाती है। वर्क प्लेस पे आजकल महिलाओं को नाइट शिफ्ट भी अलाउड है, तो इसीलिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं ताकि वर्क प्लेस में महिलाएं रात को सुरक्षित रहें। सीसीटीवी कैमरास, महिला सुपरवाइजर हो रात को, सिक्योरिटी लेडीज या सिक्योरिटी गार्ड हो, पिकअप एंड ड्रॉप उनके घर से हो ताकि उन्हें रास्ते में कुछ ना हो। पिंक टैक्सीज हैं जो फीमेल्स ड्राइव करती हैं उनका उपयोग होता है। पुलिस को ये आदेश दिए गए हैं कि वो सेंसिटिव तरीके से अगर किसी महिला के साथ कुछ होता है तो उसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करें। वन स्टॉप सेंटर्स हैं जहाँ पे महिलाओं का हेल्थ, लीगल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए वो सेंटर्स हैं। जुडिशरी को भी ये कहा गया है कि वो फास्ट ट्रैक करके इन केसेस को सेटल करें ताकि जिसने ये गलती की है उसको सजा मिल सके। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बिल्कुल सही बताया। कानूनी तरीके से जो आपने आपका जो अध्ययन है वो बहुत निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। माधुरी मैडम, मैं आप दोनों से सहमत हूँ। कार्यस्थल पर जो महिलाओं को जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई बार महिलाओं को उसमें काफी दिक्कत आती है। तो महिलाओं को और भी बहुत सी चुनौतियां आती है भाई। जब हम बाहर निकले हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब में हमको सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है। कई सुविधाएं अभी गवर्नमेंट हमको कर रही है, पर उसके बाद भी कहीं कहीं तो हमें बहुत परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। हाँ मैडम, आपकी क्या राय है इसमें? मेरा ये कहना है कि अगर जैसे महिलाएं कार्यस्थल पे अगर सुरक्षित रहेंगी, उनको अच्छा सम्मान दिया जाएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और वो अच्छे से कार्यस्थल पर काम कर पाएंगी। तो मैडम, मेरा ये मानना है कि जो परिवार है, हमारा घर है, हमारा मोहल्ला है, हमारा समाज है जो है, वहां से ही यदि महिलाओं को हम प्रोटेक्ट करें और उन्हें एक्सेप्ट करें। यदि महिला कामकाज के लिए निकल रही तो उसको हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, बिल्कुल उसे नकारात्मकता में ना ले, तो हो सकता है कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और बिल्कुल इसमें हाँ, जो आपकी बात है वो बहुत उचित है और इसी तरीके से ही हम लोग काम कर सकते हैं। और उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोग मातृत्व के माध्यम से आता है कि जब माएँ अपने बच्चों को परिवार में, माँ, पिता और बाकी परिवार, लड़का और लड़की में भेद ना करते हुए लड़के को भी उसी तरीके से संस्कारित करें, उनको बचपन से ये शिक्षा दी जाए कि हमारे साथ में जो है वो माता है, बहन है, हमें उनका उतना ही रेस्पेक्ट करना है। हर महिला का ये नहीं कि ये मेरी बहन है तो मुझे उसको बहुत प्रोटेक्टिव होना है। सड़क पर भी उसको कहीं कोई महिला परेशानी में दिख रही है, कोई लड़की परेशानी में दिख रही है, तो वो बचपन से उसके अंदर ऐसे संस्कार डेवलप एक माँ ही कर सकती है कि वो समाज के लिए हर जगह खड़ा हो सके। और जब हम एक माँ के तौर पर, एक महिला के तौर पर इस चीज पर वर्क करेंगे तो हमारे देश को जो सभ्य और सुसंस्कृत और डेवलप्ड करने की बात आ रही है वो बहुत आगे तक जाएगी और हमारा समाज बहुत विकसित होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु होती है, तो पहली शिक्षा है जो माँ के द्वारा ही बच्चों को दी जाती है। तो यदि बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो मेरा मानना है कि जो समाज में कुरीतियां हैं ये थोड़ी कम होगी और महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिचर्चा का समापन नजदीक आ रहा है और इस समापन को हम एक अच्छे संदेश के साथ समाप्त करें और मालवांचल मित्र के सभी दर्शकों के लिए हमारे पूरे पैनल की ओर से एक अच्छा संदेश जाए। तो मैं अंजू जी से आग्रह करूंगी कि वे अपना संदेश प्रेषित करें। मैं मालवांचल मित्र के दर्शकों में मौजूद हर बेटी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण करे, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, पर वह अपने स्त्रियोचित गुणों को अपने में समेट के रखे।
जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति उस पर उंगली उठाता है उससे ये कहें कि मैं जैसी हूँ अपने में संपूर्ण हूँ एंड आई एम इनफ। मालवांचल मित्र की बेटियों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश डॉक्टर अंजू जी जोशी ने दिया और मुझे लगता है कि ये संदेश सभी के लिए है जिसे वो अपनी बेटियों को और आगे भी बढ़ाएं। और अब इसी श्रृंखला में मैं डॉक्टर माधुरी चौरसिया से आग्रह करूंगी कि वे अपना संदेश प्रेषित करें। बहुत ही अच्छी बात कही अंजू जी आपने कि हम अपने में संपूर्ण हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बेटी होती है वो अपनी माँ की कृति होती है, अपने पिता की कृति होती है। तो मैं अपने माता पिता की कृति हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि अजमेर निवासी मेरे पिता स्वर्गीय भगवान जी चौरसिया और माता जी स्वर्गीय कुसुम जी चौरसिया के पालन पोषण से आज मेरे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। इस समय मैं उनको धन्यवाद देती हुई ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षित करे, सुसंस्कारित करे, प्रशिक्षित करे और उसके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखे। योग, प्राणायाम, खेल कूद, ध्यान की ओर अपना विशेष ध्यान लगाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्वस्थ शरीर के भीतर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो शिक्षा, दीक्षा, अच्छा भोजन, इसी के साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, यही मेरी बात है। और महिलाओं के लिए मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। भूकंप से भयभीत होकर हम घर बनाना नहीं छोड़ते, बाड़ों के टूटने पर भी तटवासी अपना तटवास नहीं छोड़ते, मृत्यु के डर से मृत्युंजय मानव मुंह पर कफन नहीं ओढ़ते। भूकंप, बाढ़ और मृत्यु को नए अर्थ देता है ये संघर्ष, नया बोध देती है जिजीविषा। यही समय है जब हम जगाएं अपनी जिजीविषा को, ललकारों अपने संघर्ष को और मरने नहीं दे अपनी मनीषा को, मरने नहीं दे अपनी मनीषा को। धन्यवाद। आज की इस परिचर्चा को समापन की ओर ले जाते हुए मैं मालवांचल मित्र के दर्शकों के लिए आप क्या संदेश प्रेषित करना चाहते हैं, तो अपना संदेश प्रेरित कीजिए। मालवांचल मित्र के दर्शकों को संदेश देना चाहूंगी कि इतनी भागा दौड़ी के समय में जहाँ महिलाएं, जेंट्स, बच्चे सब इतने व्यस्त हैं, वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा ये संदेश है कि श्री रविशंकर जी ने कहा है कि इतनी भागम दौड़ी में आप अपना भी ख्याल रखें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपनी स्किन का भी ध्यान रखें, कुछ समय अपने लिए निकालें और अपने समय निकालें और स्वस्थ रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, तभी आप इतना अच्छा अपने राष्ट्र को संदेश दे सकते हैं, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं और आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं। मैं नारी के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हाँ गर्व है मुझे नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं सारी दुनिया को दिखाऊंगी, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा संदेश। और अब मैं श्रीमती संगीता जी शर्मा से कहूंगी कि वे मालवांचल मित्र के दर्शकों को अपना संदेश प्रेषित करें। मालवांचल मित्र के सभी दर्शकों को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, और जो ये पुरुष प्रधान देश है हमारे देश का, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने में सक्षम है और हम पुरुषों के बिल्कुल
पूरी भागीदारी में उनके साथ हम चल रहे हैं। और एक मैं बेटियों को भी ये संदेश देना चाहूंगी कि वे शिक्षित हो, आत्मनिर्भर बने और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें। धन्यवाद। देशना जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज के समारोह या इस परिचर्चा को कंडक्ट किया और निश्चित रूप से बहुत सारे बिंदु उभर कर आए और हमने जहां समस्याओं की बात की वहां समाधान भी खोजे। और इस तरीके से यदि समय समय पर चिंतन होता रहे तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उनके ऊपर सुधार किया जा सकता है। चुनौतियों को हमको जो है हम उनको पार कर सकते हैं। देशना जी, आपने हम लोगों से तो हमारी बात पूछ ली। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस मालवांचल मित्र के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? थैंक यू माधुरी मैडम। कहीं ना कहीं आप सभी ने मुझसे बहुत सीनियर हैं और सबसे मुझे कुछ सीखने को ही मिला है। और मैं मालवांचल मित्र को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मुझे इस मंच पर इस परिचर्चा का संचालन करने का अवसर प्रदान किया। और मालवांचल मित्र के दर्शकों को मैं एक अपनी ओर से ये संदेश देना चाहूंगी कि आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसे हम सभी मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसको संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करना होगा। कर्तव्यों का निर्वहन सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि किसी भी भूमिका में रहें, अगर हम अपनी वो भूमिका को सही तरीके से निभाएं तो हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा समाज सदैव उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। महिला समाज की शक्ति है। महिलाओं के योगदान से ही मजबूत परिवार, सशक्त समाज और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो आइए इस महिला दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मालवांचल मित्र परिवार की ओर से मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।